एक बार की बात है, एक आदमी के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और गोविंद। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे बीमारियों ने घेर लिया। होते होते ऐसा समय आया कि बूढ़े पिता ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों आओ मेरे पास, मेरे जीने की नहीं आबास, बांट दी कमाई 3 हिस्सों में, मिलकर तुम सब रहना साथ। ऐसा कहने के बाद वृद्ध अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और उसने अंतिम सांस ले ली। तीनों बेटे बहुत रोए, लेकिन आखिर रोते कब तक। माता पिता तो सदैव किसी के नहीं रहते। तीनों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। मोहन जो सबसे बड़ा था, एक दिन बोला, भाइयों, पिता का दिया धन जिंदगी भर नहीं चलेगा। हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन भूखमरी आ जाएगी। हम में से एक को जरूर काम ढूंढने जाना चाहिए। मंझला भाई, जिसका नाम सोहन था, वह बोला, भैया तुम ठीक कहते हो, मैं काम ढूंढने परदेश जाऊंगा, तुम दोनों घर संभालना। अगले दिन वह सुबह सवेरे उठा, नहा धोकर भगवान के सामने हाथ जोड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अपने जूते चमकाए, अपने हिस्से का धन लेकर थैला कंधे पर लटकाया, भाइयों से गले मिला और चल पड़ा काम ढूंढने के लिए। दिन भर वह काम की तलाश में भटकता रहा। सांझ होते होते वह एक बड़ी हवेली के सामने रुका, जहां घर का मालिक बाहर टहलता हुआ हवाखोरी कर रहा था। सोन ने उसे झुककर नमस्कार किया और कहा, पैर लागू मालिक। वह और कोई नहीं, उस गांव का चतुर प्रधान था। खुश रहो जवान, कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ धन कमाने की इच्छा से काम ढूंढने जा रहा हूँ, सोहन ने बताया। तुम्हारे थैले में क्या है? प्रधान ने पूछा। मेरे पिता की जमा पूंजी का मेरा हिस्सा, जो मुझे मिला है, वह मेरे थैले में है, लड़के ने जवाब दिया। क्या तुम मेरे घर में काम करोगे? प्रधान ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल करूंगा। तो सुनो, मेरे पास भी कुछ जमा पूंजी है। अगर तुम मेरी नौकरी करोगे तो एक शर्त रहेगी। प्रधान बोला। कौन सी शर्त? सोहन ने पूछा। हम में से जो पहले नाराज होगा, वह अपनी पूंजी जीतने वाले को दे देगा। प्रधान ने अपनी शर्त बताई। सोहन ने कुछ क्षण विचार किया और फिर शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन प्रधान सोहन को अपने उस खेत पर ले गया जिसकी गुड़ाई करनी थी। उसे काम बताकर उससे कहा, तुम्हें इस खेत की गुड़ाई करनी है। खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए घर की आने की जरूरत नहीं है। उसमें समय बर्बाद होता है। तुम्हारे लिए खाना, पानी, चबेना, हर चीज कोई ना कोई यहीं लेकर आएगा। तुम बस काम करते रहना। सोहन ने सारी बातें मान ली और काम करने में जुट गया। काम करते करते जब दिन काफी ऊपर चढ़ आया, तब उसे भूख लगी और वह कलेवे की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर हो गई और उसकी आंतें भूख से कुलबुलाने लगी। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर फावड़ा उठाया और गुड़ाई में लग गया। वह सोच रहा था कि कलेवा नहीं आया तो कम से कम दोपहर का खाना तो आएगा ही, और वह भूखे पेट काम करता रहा। बार बार सिर उठाकर पगडंडी की ओर देखता कि शायद कोई खाना लेकर आ रहा हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई आहट सुनाई देती, सोहन को लगता कि खाना आ गया है, परंतु हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। आखिरकार जब सांझ ढलने लगी, तब एक बूढ़ी औरत हांफती हुई आई और बोली, माफ करना, मुझे बहुत देर हो गई। क्या करूं, काम ही इतना ज्यादा था। कपड़े धोने थे, बर्तन मांजने थे और ना जाने कितने बहाने वह बनाती रही। सोन किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ मुंह बंद किए रहा, क्योंकि उसे डर था कि यदि गुस्से में एक भी शब्द उसके मुंह से निकला तो शर्त के अनुसार उसकी जमा पूंजी जब्त हो जाएगी। उसने झपट कर नौकरानी के हाथ से खाने का डिब्बा लिया और उसे खोलने लगा, परंतु वह इतना कसकर बंद था कि खुल ही नहीं रहा था। भूखे प्यासे सोहन की झुंझलाहट और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस पर नौकरानी ने सिर झुकाकर कहा, भोजन पर मक्खियां न लगे, इसलिए थोड़ा कसकर बंद कर दिया है मैंने। जब खाने का डिब्बा नहीं खुला, तब हार कर सोहन ने पानी की बोतल खोलनी चाहिए, वह तो मानो सील बंद ही कर दी गई थी। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह इतनी जोर से चिल्लाया जिसे सुनकर मुर्दा भी खड़ा हो जाए। बहुत हो गया सब्र, लेता हूँ प्रधान के बच्चे, अब मैं तेरी खबर। नौकरानी भागती हुई सीधे प्रधान जी के पास गई, जो दरवाजे पर ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर पूछा, बताओ तो कैसा रहा? कैसा रहा बताओ? बहुत सही मालिक, बहुत सही। वह गुस्से से बिलबिलाता हुआ इधर ही आ रहा है, नौकरानी बोली। नौकरानी के पीछे पीछे ही सोन भी आ रहा था। प्रधान जी को देखते ही वह उन पर झपट पड़ा और अनाप शनाप बकने लगा। दिन भर का भूखा प्यासा
थका हारा जो था बेचारा प्रधान जी बड़ी शांति से बोले, क्या तुम हमारी शर्त भूल गए हो? जो पहले झुंझलाएगा वह अपना धन गवाएगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा धन और तुम्हारी नौकरी। ये कहते हुए सोन दंदनाता हुआ प्रधान के घर से निकल गया। सोन के घर से निकलते ही प्रधान जी और उनकी उंगलियां पर नाचने वाली उसकी मुंह लगी दो नौकरानियां अपनी चालाकी पर पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। इधर भूख से अधमरा थका हारा बेचारा सोहन देर रात गए जब घर पहुंचा तो उसके दोनों भाई भौचक्के रह गए। उसकी दुर्दशा देखकर उसके दुर्भाग्य को समझना कुछ कठिन ना था। जब कुछ खा पीकर वह स्थिर हुआ तो उसने अपने साथ घटी पूरी कहानी भाइयों को कह सुनाई। बड़ा भाई मोहन मजले की कहानी सुनकर तिलमिला उठा। अगर मैं बाहर कमाने गया तो तुम्हारे धन के साथ साथ उस प्रधान का धन भी लेकर आऊंगा। तुम उसका पता ठिकाना सही सही बताओ। प्रधान का ठिकाना समझ में आ जाने के बाद मोहन अगले दिन ही घर से उस ओर निकल पड़ा, लेकिन हुआ वही जो होना था। वह भी भूख प्यास और थकान से चूर होकर गुस्से में अपना सा मुंह लेकर घर लौट आया। सबसे छोटे भाई गोविंद ने जब अपने बड़े भाइयों की दुर्गति और फिर पिता के खून पसीने की कमाई को लूटते हुए सुना तो उसका मन भी ठिकाने ना रहा। वह था भी अपने तीनों भाइयों में सबसे चतुर और चालाक। अब उसने भाइयों का बदला लेने और पिता द्वारा दी गई धनराशि को वापस लाने का बीड़ा उठा लिया। मोहन और सोहन दोनों उसे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उसकी जिद और उसकी अनुनय विनय के आगे दोनों ने घुटने टेक दिए और उसको जाने देने पर राजी हो गए। गोविंद भी प्रधान जी के घर जा पहुंचा और नौकरी मांगी। वह भी प्रधान की शर्त पर ही नौकरी के लिए तैयार हो गया। जो पहले गुस्साए वह अपना दाव गवाए। इस बार प्रधान जी ने कहा, मेरे पास धन की 3 थैलियां हैं, जो मैं तुम्हारी एक थैली के बदले में दाव पर लगा रहा हूँ। प्रधान का लालच और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ गए थे। सब कुछ तय हो जाने के बाद रात को प्रधान के साथ गोविंद भी खाना खाने बैठा। अगले दिन सुबह से ही उसे काम पर लग जाना था। खाना खाते खाते वह कुछ रोटियां धीरे धीरे अपनी जेब में भी डालता जा रहा था। रोटी के साथ कुछ फल अचार तरकारी भी अपनी जेब में इधर उधर छिपा लिए। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ ही उसे खेतों में काम पर लगा दिया गया। खेत पर काम करते हुए उसके लिए भी सुबह का कलेवा नहीं आया और ना दोपहर का खाना ही। जब बहुत भूख लगी तब उसने अपनी जेब से रोटियां फल और अचार निकाले और खा गया। अब उसे प्यास लगी। वह खेत के आसपास बने किसानों के मकान में से एक मकान में गया और अपने को प्रधान जी का कामगार बताकर पीने को पानी मांगा। किसान तो खुश हो गया कि प्रधान जी का सेवक उनके पास आया है। उसके पीने के लिए पानी तो क्या, खुशी से शरबत भी ले आया। गोविंद से बात करते हुए मैं प्रधान जी का कुशल क्षेम भी पूछता रहा। मीठा शरबत और पानी पीकर गोविंद शाम तक के लिए ताजा दम हो गया। किसान और उसके परिवार का उपकार मानते हुए फिर कभी आने की बात करते हुए उसने उनसे विदा ली और खेत पर आकर फिर काम में जुट गया। जब रात झुकने लगी तब प्रधान जी की विश्वस्त बूढ़ी नौकरानी खाना और पानी लेकर आती दिखाई दी। उसे देखकर गोविंद गुनगुनाने लगा। पहले की तरह ही नौकरानी आते ही बोली, मुझे बहुत देर हो गई है ना, क्या करूं, काम ही कितना ज्यादा था। कोई बात नहीं, देर सवेर तो होती ही रहती है, लाओ खाना दे दो, गोविंद ने कहा। यह सुनकर बूढ़ी नौकरानी तो सन्नाटा खा गई। फिर धीरे से खाने का डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। डिब्बा हाथ में लेकर गोविंद बोला, सचमुच तुम बड़ी समझदार हो। खाने पर मक्खियां न आए और दाल छलक न जाए इसलिए ढक्कन खूब कसकर बंद कर दिया है। और उसने अपनी कुदाल के फल से एक झटके में डब्बे का ढक्कन खोला और खाना खाने लगा। यही उसने पानी की बोतल के साथ भी किया। जब खाना खा चुका तो नौकरानी से कहा, तुम बर्तन लेकर चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। मालिक से कहना कि खेत पर खाना भेजना बहुत समझ का काम है। घर पर नौकरानी की राह देखते हुए प्रधान जी द्वार पर ही खड़े थे। लपक कर पूछा, कहो तो कैसा रहा? नौकरानी ने बताया, खबर तो बुरी है मालिक, नया नौकर तो चिड़िया की तरह चहक रहा था। तुम बस देखते जाओ मैं कैसे उसकी चहचहाट निकालता हूँ, प्रधान बोला। गोविंद खेत से काम करके लौट आया। खाना खाते हुए वह दोनों नौकरानियों के साथ चुगलबाजी भी करता रहा। प्रधान मन ही मन कुढ़ रहा था। खाना खत्म होने पर गोविंद ने प्रधान जी से पूछा, कल मुझे क्या काम करना है मालिक? प्रधान ने बताया, कल तुम्हें मंडी जाना है। मेरे पास 50 सूअर है, उन्हें हाँक कर ले जाओ और बाजार में बेच आओ। अगले दिन सुबह गोविंद सूअरों को लेकर मंडी की ओर चल पड़ा। उसने जो सौदागर सबसे पहले मिला उसे ही सुअरों को बेच दिया। 49 सुअर तो उसने बेच दिए, लेकिन एक सुअरी जो सबसे मोटी थी उसे बचा लाया। बेचने से पहले उन्हें
उन सभी 49 सुअरों की पूंछें काट अपने पास रख ली। अब वह एक सुअरी और 49 पूंछें लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर के पास के एक खुले खेत में उसने अपनी जेब में छिपा कर रखी कन्नी से जमीन में बहुत से छेद कर दिए। फिर एक गड्ढा खोदा। छोटे छेदों में उसने सुअरों की काटी गई दुमें इस तरह गाड़ दी कि उनकी सिर्फ घुंघराली नोक ही दिखाई दे। गड्ढे में मोटी सुअरों की इस तरह दबा दिया कि उसकी भी पूंछ ही ऊपर दिखाई दे। उसकी भी बस पूंछ ही ऊपर दिखाई दे। इतना करने के बाद वह जोर जोर से गला फाड़कर गाने लगा। सुनो जरा प्रधान जी, सुअरों का झुंड गया पताल जी, सड़ गए सब जमीन में, तारे दिख गए दिन में, सांस रुक गई मेरी एकदम, सुअरों का बस दिखता है दुम। गोविंद का कान फाड़ू गाना प्रधान जी के कानों तक भी पहुंचा। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो गोविंद उन्हें दोनों हाथ हिलाकर जल्दी आने का संकेत करता दिखाई दिया। वे दौड़ते हुए बाहर निकल आए। गोविंद ने कहा, मुझसे बड़ा अभागा भला और कौन होगा। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से एकाएक सुअरों को जमीन में घुसते देखा। वे मेरे देखते देखते धरती में समा गए और बस तुम बाकी रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें खींचे जा रहा हो। चलिए हम उन्हें धरती से बाहर खींचने की कोशिश करें, शायद कुछ सुअर बच जाए। मुझे तो लगता है वे सब नागलोक में चले गए। प्रधान जी ने लपक कर कुछ पूछे खींची, लेकिन दुम के सिवाय उनके हाथ कुछ न लगा। गोविंद ने गड्ढे में दबी मोटी सुअरे की दुम खींचनी शुरू की और दम लगाकर खींचते खींचते उसने उसे बाहर भी निकाल लिया। सुअरी दर्द और गुस्से से ऐसे छटपटा रही थी मानो उस पर शैतान का साया हो। प्रधान जी का गुस्से से बुरा हाल था, पर वह अपने को जब्त किए हुए थे। दाव पर लगी थैलियां उनकी आंखों के आगे तैर जो रही थी। गुस्सा पीकर धीरे से बोले, होनी को कौन टाल सकता है, चलो जो हुआ सो हुआ। और हाथ मसलते हुए वह घर की तरफ लौट पड़े। रोज की तरह रात को खाने के बाद गोविंद ने प्रधान से पूछा, मालिक कल मुझे क्या काम करना है। मुझे कल 50 भेड़े बाजार में बिकने के लिए भेजनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज के जैसी अनहोनी कल फिर हो जाए। बताओ तो क्या किया जाए। प्रधान बोला, राम राम मालिक, शुभ शुभ बोलिए। गोविंद घबराता हुआ बोला, क्या हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन गोविंद भेड़े लेकर मंडी गया और भेड़ों के सौदागर को 49 भेड़े बेच दी। बस रेवड़ की एक लंगड़ी भेड़ को अपने पास बचा लिया। मिला हुआ पैसा जेब के हवाले किया और घर की ओर चल पड़ा। घर के पास वाले खेत के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, वहीं कहीं से एक ऊंची सीढ़ी ले आया। सीढ़ी पीपल के तने से लगाकर लंगड़ी भेड़ को गोद में लेकर वह पेड़ पर चढ़ गया और उसे वहीं डालों के बीच रखकर नीचे उतर आया। सीढ़ी ले जाकर दूर रख दी और फिर वह गला फाड़कर चिल्लाने लगा, सुन लो चाचा, सुन लो मामू, सुन लो जी प्रधान, सारी भेड़ें स्वर्ग को चल गई, कर गई सब कल्याण। भेड़ पर बस है लंगड़ी, लटकी खींच मेरे ध्यान, नजर मेरी है उसी पर अटकी, ले गई मेरे प्राण। बेचारे प्रधान जी दौड़ते भागते हुए वहां आनन फानन में आ पहुंचे। गोविंद रुआसा होकर बोला, मैं भेड़े हाँकते हुए आराम से उन्हें मंडी ले जा रहा था, तभी देखता क्या हूँ कि सारी भेड़ें उछलने लगी और ऐसा लगा मानो सारी स्वर्गलोक की ओर खींची जा रही हैं। और देखते देखते सारी आकाश में उड़ गई। बस एक वही पेड़ पे अटकी लंगड़ी भेड़ बची है, शायद पेड़ में फंस गई है बेचारी। प्रधान क्रोध से आग बबूला हो गया, लेकिन बेचारा करता क्या। गुस्सा दिखलाने पर 3 थैली जो धन गवा बैठता वह खून के घूंट पीकर रह गया। बोला, जो टाला ना जा सके उसे चुपचाप सह लेना ही बेहतर है। जो भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही, हम चाहे जितना हाथ पैर पटके। रात हुई, भोजन हुआ। सोने जाने से पहले गोविंद हाथ जोड़कर बोला, कल के लिए मुझे क्या हुक्म है सरकार। प्रधान बोला, कल के लिए कोई अधिक काम नहीं है। मुझे पास के गांव में किसानों की एक सभा में जाना है, तुम मेरे साथ ही चलना। अगली सुबह गोविंद तड़के उठ गया। प्रधान के साफ सुथरे कपड़े निकालकर बाहर रखे, जूते को रगड़ रगड़ कर चमकाया, फिर खुद भी नहा धोकर तैयार हो गया और जाकर प्रधान जी को जगा दिया। कलेवा कर तैयार हो, चमचमाते जूते पहन प्रधान जी सभा करने के लिए घर से निकले। पीछे पीछे गोविंद। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि पानी छमाछम बरसने लगा। गोविंद ने अपनी बगल में दबाया छाता प्रधान जी के सिर पर तान दिया। 2-4 कदम चलने के बाद प्रधान जी ने गोविंद से कहा, तुम भागकर घर को जाओ, मेरी चप्पल फौरन लाओ। चमचमाते जूते मैं सभा में पहनूंगा, यही पीपल के नीचे खड़ा रहूंगा। गोविंद भागता हुआ घर पहुंचा। नौकरानियों को जोर से पुकारा, अरे कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी इधर आओ। तुम मुझे दोनों को गले लगाना है, हमें गले लगाना है क्या, तुम पागल हो गए हो।
हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक मालिक के मुंह से नहीं सुनेंगे। भगवान कसम, मालिक ने ही कहा है, ना मानो तो उन्हीं के मुंह से सुन लो। गोविंद बोला, और गोविंद खिड़की के पास जाकर प्रधान जी को सुनाते हुए जोर से बोला, एक या दोनों? क्यों एक ही? क्यों दोनों मूर्ख? जल्दी करो, प्रधान चिल्लाकर बोला। लो, सुन लिया ना? और गोविंद ने दोनों नौकरानियों को बाहों में भर लिया और मालिक की चप्पल उठाकर सरपट बाहर की ओर भागा। वहां प्रधान बोला, एक चप्पल से भला क्या होता? सभा समाप्त कर जब शाम को प्रधान जी घर आए तो देखा कि दोनों मुंह लगी नौकरानियों ने मुंह फुलाए इधर उधर डोल रही हैं। उसने पूछा, क्या बात है? तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दोनों नौकरानियां एक स्वर में बोली, बात क्या है? यह आप हमसे पूछ रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा कहने की? अगर हमने अपने कानों से न सुना होता तो हमें भरोसा ही नहीं होता कि आप हमारी इतनी बेइज्जती कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने गले लगने की बात प्रधान को बता दी। अब मैं इसे और नहीं झेल पाऊंगा। प्रधान बोला, मैं अभी उसे नौकरी से निकाल दूंगा, लेकिन उसे आप भोर में मुर्गे की बांग से पहले नहीं निकाल सकते। नौकरानियों ने उसे समझाया। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा करो कि मुर्गे की बांग सुनाई दे। ऐसा कहकर प्रधान जी ने गोविंद को बुलाया और कहा, देखो गोविंद, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। इस पर गोविंद बोला, ठीक है प्रधान जी, लेकिन रात में तो आप मुझे घर से जाने को नहीं कह सकते। सुबह मुर्गे की बांग के पहले मुझे घर से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, हम मुर्गे की बांग तक रुक जाते हैं। प्रधान बोला। इस बीच विश्वस्त बूढ़ी नौकरानी मुर्गियों के दड़बे में गई, कुछ मुर्गियों के पंख नोचे, अपने कपड़ों पर पंख चिपकाए और छत पर जा चढ़ी। फिर पानी की टंकी से सटकर मुर्गे की तरह कुकड़ू कू बोलने लगी। ये बांग सुनकर खाना खाता हुआ प्रधान उछल पड़ा। लो सुनो, मैंने तो मुर्गे की बांग सुन ली, अब तुम निकलो और मेरे घर से। नहीं नहीं प्रधान जी, अभी तो हम खाना खाने बैठे हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। गोविंद ने कहा, मुझे तो मुर्गे की बांग साफ सुनाई दे रही है, क्या तुम नहीं सुन रहे हो? प्रधान ने पूछा। यह कोई खतरे की बात ना हो, कहते हुए गोविंद ने पास की दीवार पर लटकी हुई बंदूक उठा ली, खिड़की खोली और सामने की छत से आ रही आवाज की और बंदूक तान दी। प्रधान बोला, रुक जा, रुक जा, सुन मेरी बोली, अनर्थ होगा, मत चला गोली। तब तक गोविंद ने गोली चला दी थी। गोली से बिंदा मुर्गी के पंखों से ढका बूढ़ी नौकरानी का शरीर जमीन पर लुढ़का। अब तो प्रधान जी का क्रोध काबू से बाहर था। गरज कर बोले, गोविंद, तुम अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अब बस मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी ना देखूं, वरना। गोविंद शांति से बोला, क्यों? क्या आप मुझसे नाराज हैं मालिक? प्रधान जी, हाँ, मैं बहुत बहुत नाराज हूँ। यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, आप मुझे दांव पर लगाई गई पैसों की 3 थैलियां दे दीजिए, मैं अभी रात में ही चला जाता हूँ। गोविंद बोला। तो अब इस बार गोविंद पैसों से 4 थैलियां लेकर घर वापस, साथ में सुअरों और भेड़ों को बेचने से मिले धन भी था। उसने सारे धन के 3 हिस्से कर अपने दोनों भाइयों को उनके हिस्से की थैलियां दे दी। अपने हिस्से के पैसों से उसने एक बिसाती की दुकान खोली, शादी की और चैन से रहने लगा। घर ले आया थैले 4, भाइयों पर किया उपकार, दुकान खोली बिसाती की, फिर बसाया अपना घर संसार। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।